हेलो एवरीवन। तो आज हम ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्लास 12th के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है और बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही लेंदी लगता है, इसका जो डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन बिल्कुल हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए आपने इसके चैनल को। एक बात और, जैसा कि हम वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक आपको टास्क देते हैं, तो फिर से एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब आप ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। यह कौन से व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि मैं अपनी सफलता का श्रेय इस तथ्य को देता हूं कि मैं अपने कार्यस्थल पर कभी भी घड़ी का प्रयोग नहीं किया, मीन्स अपने घड़ी नहीं रखा। या कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम का रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो हम बात करते हैं, हम पहले कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये अपना एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसको हम डैश करते हैं। यहाँ पे पूरा क्या है, कांच है। ठीक है, ये पे क्या है, कांच है। क्लियर, ये क्या है, ये सब कांच है। राइट, अब हम ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ये गया। राइट, तो हम इसको मान ले रहे हैं एम पी एम डैश। ये क्या है, एक क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं और ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान ले रहे हैं m2 है। क्लियर, तो जब बिंदु वस्तु से जब प्रकाश की किरण, जब लाइट रेज अगर इंसिडेंट हो रही है तो हमको पता है क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल ड्रा कर ले। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें, ये अपना क्या है, नॉर्मल रेज है, इसको हम लोग लिख लें नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, यानी ये रेज इसकी तरफ झुकेगी। राइट, इसकी तरफ झुकेगी। तो अब अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनता है आई पे। तो बिंदु जैसी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु जैसे बना है और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये अपना क्या है, नॉर्मल है। जो ब्लू वाली लाइनिंग है डॉटेड डॉटेड में, ये क्या है, नॉर्मल है। तो हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बने हैं वो क्या है, एंगल ऑफ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। राइट, तो अब हम लोग कहते हैं कि ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर अपवर्तन कोण है तो एकांतर कोण से अगर ये वाला आर है तो इसके पीछे में ये वाली जो रेज है इनके बीच में ये जो, ये भी आर ही होगा। राइट, तो यहां से हम लोग ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा और इसको ले लेते हैं गामा। ये अल्फा बीटा गामा ये हम लोग कंसीडर किए हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग वैल्यू उसका फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जहां पर वस्तु रखी रहती है उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, यू लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यू है, और जहाँ पर इमेज बना है उसको हम भी लेते हैं और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ का प्रयोग करते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। अभी तक हम लोग फिगर के बारे में समझे, अब हम डिस्कस करते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ क्या बोलेंगे, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, लाइट जो है n1 से n2 में इंटर किया है तो n2 बाई n1। क्लियर, अब हम बोलेंगे कि ये एंगल जो है वो क्या है, n1 यहाँ पे रख दे, यहाँ पे एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंगल आई एंड आर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जो एंगल आई है वो डिनोट्स करेगा आई को और एंगल आर जो है वो डिनोट्स करेगा आर को। क्लियर, तो अब हम लोग वो बात करें आई बाई आर की वैल्यू क्या आई, n2 बाई n1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो n1 i इंटू n2r, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करें, राइट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, i एंड r की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम पॉइंट ए नाम दे दें, इस पॉइंट को। अब हम त्रिभुज बात करते हैं, त्रिभुज ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज ओ ए सी में जो गामा है वो क्या है, बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में, त्रिभुज इन ट्रायंगल ओ ए सी की बात करें तो यहाँ जो गामा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, क्लियर, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। और यहां से यहां तक का एंगल कौन है, आई है, यहां से यहां तक का एंगल क्या है, आई है, और ये क्या है, अल्फा है। मींस गामा की वैल्यू जो आएगी वो अल्फा प्लस आई के बराबर आया, राइट। तो आई की वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोगों ने, आई की वैल्यू, अल्फा को इधर कर दीजिए तो गामा माइनस अल्फा, ये हम लोग एक इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल आई ए सी में वापस गामा क्या है, बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के, बीटा प्लस आर के बराबर होगा, राइट। तो हम वापस बात करें इन ट्रायंगल आई ए सी, वापस गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है तो वापस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू आएगा बीटा प्लस आर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने आई और आर की वैल्यू निकाल करके हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई एंड आर इन इक्वेशन व्हाट फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो आई की वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा गामा माइनस अल्फा ये, और यहाँ पे आएगा n1 इज इक्वल टू वापस व्हाट, n2, और r की वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा। हमारा रिजल्ट आ गया, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो n1 की वैल्यू यानी कि गामा इंटू n1 माइनस अल्फा इंटू n1 इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक है। तो वापस हम बात करें, तो अगर हम इसको गामा वैल्यू, गामा एक पास कर दे, इसको इधर लेते आए तो ये रिजल्ट आएगा, इसको इधर कर दे तो यानी कि n2 बीटा, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, और माइनस अल्फा n1 ऑलरेडी है, और यहाँ पर है n2 गामा, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस गामा n1। तो गामा यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो गामा कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1, और यहाँ पे आएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, राइट। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल करके हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, हमको जगह की जरूरत है, तो हम इसको यहाँ से मिटा दें, इसको यहाँ से हम मिटा दें, थोड़ा सा यहाँ से इसको हम मिटा दें, ठीक है, यहाँ से इसको हम मिटा दें, ये मिटा दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वापस, हमको क्या चाहिए, अल्फा यहाँ पे। तो अल्फा हम लोग बात करें यहाँ से, अल्फा इसके सामने ये एक ट्रायंगल, ये जो साइड है ये एक वक्र जैसा है, एक कर्व जैसा है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट मान के चलेंगे, ठीक है। वो इतना ज्यादा मतलब थोड़ा सा ही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोण बराबर चाप बट्टे हम लोग त्रिज्या का कंसेप्ट लेके समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे, कोण, यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, रेडियस होता है लेकिन यहाँ पे लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो एंगल कितना है, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगी, अल्फा की वैल्यू इसके सामने का आर्क एपी अपॉन डिस्टेंस कितना है ओपी, तो एपी अपॉन ओपी की वैल्यू कितनी है, यू है यहाँ पे ना, यू यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि माइनस यू, क्योंकि सारे लेफ्ट हैंड में लिए गए हैं, तो माइनस यू, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। वापस बीटा की वैल्यू क्या होगा,
बीटा की वैल्यू कौन से ट्रायंगल में, IAP, IAP में बात करें तो बीटा इक्वल टू इसके सामने का एंगल आर्क कौन सा होगा, AP ही होगा, और इसका जो लेंथ होगा क्या होगा, IP होगा, यानी कि AP अपान लेंथ क्या है -B, राइट। वापस हम लोग गामा की बात करें कौन से ट्रायंगल में, ACP में बात करेंगे तो इसके सामने का AP अपान CP, तो CP कितना है, AP कितना, AP तो है ही नहीं, AP तो AP रखता अभी कैंसिल हो जाएगा, CP कितना है -R, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं और इसी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो इतना आप नोट कर लीजिए, हमको थोड़ा जगह दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे रख करके सॉल्व करके बता दें कि वो आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये नोट करिए, नोट कर लिए, एक बार और देख लो कैसे आया है, क्या सिचुएशन रहा है, वीडियो को वापस बैक करके आप समझ जाइएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, कैलकुलेशन करना फिगर की हमें जरूरत नहीं है, हमको इस इक्वेशन में इन इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला देना है। तो हम इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिया। अब देखते हैं रिजल्ट अपना कितना आता है। आइए n2 बीटा माइनस n वाला अल्फा, चलिए n2 बीटा माइनस अल्फा n1 इज इक्वल टू गामा, और ये आया n2 माइनस n1। इसी इक्वेशन, यही इक्वेशन फोर्थ है, और इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हम लोग लिख ले n2 बीटा की वैल्यू कितनी है, AP बाई माइनस भी, ये आया अल्फा की वैल्यू है AP बाई माइनस यू, और यहाँ पे n1, और यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, AP बाई माइनस R, राइट, और यहाँ पे n2 माइनस n1, क्लियर। अब हम ध्यान से देखेंगे कि माइनस AP यहां से कॉमन आ रहा है, तो हम लोग माइनस AP को कॉमन ले लें तो बचेगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू, ठीक है। n1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे माइनस AP को एक साथ कर दिया जाए और बाई R, और ये n2 माइनस n1, राइट। अब हम ध्यान से देखें तो AP माइनस AP से माइनस AP कैंसिल हो गया, और रिजल्ट आ गया हम लोगों का n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई R। ये अपना फार्मूला निकला कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, क्लियर। अब कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमने ये फार्मूला निकाल लिया, तो अब हम एक और क्या करें, n1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दें। n1 एक्चुअल में था क्या, रियर मीडियम। अगर n1 की वैल्यू हम लोग अगर ऐसे करें, डिवाइड न करें, अगर हम मान ले कि n1 क्या है, रियर मीडियम है, ठीक है, रियर मीडियम है, तो n1 की वैल्यू अगर 1 ले लें और n2 की वैल्यू अगर हम लोग n ले लें तो इसकी वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो n बाई भी माइनस 1 बाई यू, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 बाई R। ये रिजल्ट हम लोगों का आ गया, क्लियर, ये रिजल्ट आया। यही अपना फार्मूला है रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर ए कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये फार्मूला है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, क्लियर। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फार्मूला सेम आएगा, ठीक है, उसको भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं और लाते की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्चुअल में आने वाला वो है, क्लियर। तो इसको हम लोग मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की, ठीक है। अब हम लोग कॉनकेव पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉन्वेक्स, तो उभरा हुआ होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ लो बना लिया, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये सरफेस है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सगर माध्यम है, पूरा कांच भरा हुआ है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। अब हम लोग ये मान ले कि यहाँ पे एक है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से प्रकाश की किरण यानी लाइट रेज अगर इंसिडेंट हो रही है n1 से मीडियम n2 में, तो लाइट रेज हमको पता है अब किधर से जाएगा, यहाँ नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। अब नॉर्मल किधर है एक्चुअल में, नॉर्मल इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होना चाहिए ना, उधर तो होगा नहीं, एक्चुअल में ऐसे काटा गया, तो इसका
क्या होगा, इधर आना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मल इधर है, क्लियर, नॉर्मल क्या है, इधर है। तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल से यहाँ से हल्का सा दूर हटे, यहाँ पे प्लेन नहीं आएगा, हल्का सा, ठीक है। अब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये रेज यहाँ तक बन जाएगा, आइए, राइट, क्लियर, आई। तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं इसको अल्फा, इसको मान ले रहे हैं बीटा, और इसको मान ले रहे हैं गामा, राइट। तो अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये पोल से यहाँ पे पॉइंट हम ए मान लें, ठीक है, पोल से, तो ये डिस्टेंस अपना u हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपना v हो गया, और ये डिस्टेंस अपना क्या हो गया, r हो गया। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया, क्लियर। वापस हम लोग बोले कि स्नेल्स लॉ से वापस इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आई बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल्स बन रहे हैं ये बन रहा है आर बन रहा है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग रेज है एंड ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा, क्लियर। बोलो भाई, अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो बाय स्नेल्स लॉ में हम बात करें तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, क्लियर है। हम बोलेंगे वही कि एंगल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो स्मॉल आएंगे तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई होगा, एंड साइन आर जो होगा वो नियरली इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। ये मीन्स आई बाई आर की वैल्यू क्या आया, n2 बाई n1 आया। इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है आई और आर की वैल्यू को ना करके इसी में सब्स्टिट्यूट कर दे, क्लियर। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, हम वापस बात करें इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC में क्या है, आई क्या है, एक्सटेरियल एंगल है, मींस बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मींस आई इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा, यही होगा, क्लियर। हमने आई की वैल्यू निकाल लिया, वापस हम लोग क्या निकाले, आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो इन ट्रायंगल IAC में आर जो है इसका बहिष्ठ कोण, एक्सटेरियल एंगल इसका है। तो IAC में बात करें, IAC में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगा बताओ, आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा, राइट, बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा, ये हमने आर भी निकाल लिया और आई भी निकाल लिया। तो आर और आई की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, अंडरस्टूड है। तो आई की अल्फा प्लस गामा अपान बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, n2 बाई n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो n1 अल्फा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा, ठीक है। तो गामा और गामा एक साथ, भाई एक साथ, ठीक है, इधर आ जाओ। तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा। तो यहाँ पे गामा कॉमन आ रहा है ना, तो गामा को कॉमन ले लिया जाए तो n2 माइनस n1, और यहाँ पे n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये इक्वेशन नंबर हम लोग को 2 ले रहे हैं, ठीक है। वापस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जैसे वहां पे निकला था यहाँ पे निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ से हम बात करते हैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा 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 अल्फा, यहाँ पे ट्रायंगल OAC यानी आर्क की तरह वापस इसमें कंसीडर किया जाए, ठीक है। सेम कंडीशन लेंगे वापस हम लोग यहाँ पे, देखो एक्चुअल में अगर आप बुक में देखो इसको और लेंदी बनाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे क्या करो, नॉर्मल खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज ले लो, वापस कहोगे कि यहाँ पे जो हमने लंब डाला था ये नियरली इक्वल टू पी के बराबर है, तो क्यों मान ले हम लोग पी के बराबर है, हम लोग पहले ही मान के चलेंगे आर्क है, क्लियर। ये इतना छोटा कर्व होगा ना, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको सीधा ही मानेंगे, ठीक है। तो वापस हम लोग इस वाले इन ट्रायंगल OAP में बात करेंगे तो अल्फा बराबर कितना आएगा,
अल्फा इसके सामने का एपी, एपी अपान ओपी, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, एपी की वैल्यू एपी ही रहने दिया जाए और ओपी की वैल्यू क्या रख दो, ओपी, ओपी की वैल्यू क्या रख दिया जाए, यू रख दिया जाए, वो भी माइनस का बाएं साइड में लिया गया है, ठीक है। वापस हम लोग किसका निकाल रहे हैं, अल्फा के बीटा की, बीटा की वैल्यू यानी कि इन ट्रायंगल आईएपी, आईएपी में हम बात करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही ले रहे हैं हम लोग बार बार, ठीक है। तो इसके एक्चुअल में आर्क सीधा है तो हम लोग आर्क ऐसे ही मानेंगे, कोण बराबर एपी और बट्टे आईपी, ठीक है। इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं, आपकी मर्जी, अगर 10 ले लेंगे ना तो मान लीजिए, ठीक है, 10 ही मान लीजिए, ठीक है, हम नहीं मानेंगे। तो एपी की वैल्यू कितना है, एपी की वैल्यू एपी ही है, आईपी कितना है, आईपी कितना है, माइनस भी, राइट। वापस इन ट्रायंगल कौन सा, एपीसी में गामा की वैल्यू क्या आएगी, इसके सामने का कोण एपी, डिस्टेंस कोण चाप बट्टे त्रिज्या यानी कि एपी बट्टे सीपी, पीसी या सीपी। तो गामा की वैल्यू कितना आया, एपी की वैल्यू एपी रहने दो, सीपी की वैल्यू आर प्लस का आर, क्योंकि राइट साइड में लिया गया ना, प्लस का आर, ठीक है। तो हमने गामा की वैल्यू निकाल लिया, बीटा की वैल्यू निकाल लिया और अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हमें इसको फिगर को मिटाना पड़ेगा, नोट कर लो, फिगर बना लो, इतना नोट कर लो जो हर जगह चाहिए मुझे, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो बस कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, हम लोग को देखे n1 अल्फा कौन है, एपी बाई माइनस यू, ठीक है, और माइनस n2, अब बीटा की वैल्यू क्या है, एपी बाई माइनस बी इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू कितना है, एपी बाई वाट आर, यहाँ पे क्या आया n2 माइनस n1, राइट। तो अब हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एक्चुअल में देखो एपी कॉमन ले लो, पहले तो एपी कॉमन ले लो, ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस n1 यू बचेगा, माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो गया, n2 भी बचेगा, और यहाँ पर एपी बाई आर n2 माइनस n1, राइट। एपी से एपी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे पहले लिख दे, तो n2 भी इसको बाद में माइनस n1 यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, वापस वही रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान ले कि जो n1 था वो रेयर मीडियम था, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लो 1 है और n2 बराबर क्या है, n है, ऐसा मान लें, ठीक है। और वापस बुक में लिखा होगा कि n1 से देखने बच्चे में डिवाइड करने पे, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, n बाई भी माइनस 1 बाई यू n माइनस 1 बाई आर, ठीक है, ये अपना रिजल्ट आ गया, वापस वही रिजल्ट आया। तो आज हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, दोनों को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग सरफेस भी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस को यहीं पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, बाकी बातें बाद में, चलिए।